कोरोना काल में अभी तक भारत ने जिस तरह वायरस के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एक नायक की तरह लोगों को दिखाई दिए। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम जरूर मचाया, लेकिन जल्द ही इसकी रफ्तार पर काबू पा लिया गया। सच तो ये भी है कि मुश्किल के इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जो रोडमैप बनाया, वो अब धीरे धीरे कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हुई हो या फिर वैक्सीन की, मोदी सरकार ने हर मुश्किल रास्तों को आगे बढ़कर फतेह किया है। और इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को कोरोना के खिलाफ जंग में ये यकीन भी दिलाया कि ना तो भारत हारेगा, ना ही भारतवासी, और इस लड़ाई में भारत की जीत होगी और कोरोना हारेगा। खत्म हुई वैक्सीन की किल्लत, महामारी पर वैक्सीन का नया वार। न हारेगा भारत, न भारतवासी। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। कोरोना की दूसरी वेव ने भारत में कोहराम मचा दिया, लेकिन मुश्किल के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर संयम रखते हुए महामारी से जूझते देशवासियों को बचाने के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया, जिसकी बदौलत आज देश कोरोना को एक बार फिर हराने की कगार पर है। 14 मई को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त जारी करने के बाद उनसे बात की। इस दौरान भारत में कोरोना की दूसरी लहर और देश में जारी टीकाकरण पर बात करते हुए उनका दर्द छलक आया। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है, और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के सामने हार नहीं मानी। लगभग 1 महीना पूरा होने को आया है, लेकिन पीएम मोदी न थके हैं और न ही रुके हैं। हर दिन कोरोना से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो मोदी सरकार ने तमाम सरकारी मशीनरी को एकजुट कर दिया। रेमडेसिविर की मुश्किल आई तो सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ा दिया। अब वैक्सीनेशन की किल्लत की दिक्कत आई तो मोदी सरकार ने इसकी कमी दूर करने के लिए देश में उत्पादन बढ़ाने और दुनिया भर से दवा आयात को बढ़ाने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ बात कर इस किल्लत को भी दूर कर दिया। सच तो यह है कि 16 मई से 31 मई तक केंद्र सरकार राज्यों को 192 लाख कोविड वैक्सीन की डोज भेजेगी। सभी राज्यों को ये वैक्सीन डोज मुफ्त दिए जाएंगे। इनमें कोवैक्सीन की 29.49 लाख डोज और कोविशील्ड के 162.5 लाख डोज शामिल होंगी। राज्यों को दवा भेजने से पहले ही बताया जाएगा कि उनकी मुफ्त वैक्सीनेशन की खेप कब मिलेगी, ताकि इसकी बर्बादी से बचा जा सके। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य और निजी अस्पतालों को मई महीने के लिए 4.39 करोड़ से ज्यादा डोज पहले ही दी जा चुकी हैं। अब तक देश भर में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।
गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना वायरस की दूसरी वेव से ही देश और देशवासियों को बचाने के लिए ये पीएम नरेंद्र मोदी का ही बनाया रोड मैप है, जिसकी बदौलत आज भारत ने वैक्सीन की कमी और किल्लत को भी दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, ये पीएम मोदी का ही फैसला है कि अब भारत की कोई भी कंपनी जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वैक्सीन बनाने में सक्षम हो, तो वो सरकार की सहमति और फार्मूला लेकर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है। सच तो ये है कि भारत किसी भी अन्य देश से ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुनिया भर की बड़ी कंपनियों से बात की है। फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों से भारत में वैक्सीन भेजने और यहीं बनाने की बात तय की है। इसके अलावा नोवावैक्स वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इसे भी इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का आयात भी शुरू हो चुका है और स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में होगा। ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये जो डोजेज की संख्या है, ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है। यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। केंद्र सरकार को भरोसा है कि जल्दी ही दवा और वैक्सीन की कमी का दौर खत्म होगा। देश बड़ा है और 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की आबादी भी बड़ी है, इसलिए इस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आसान होने में महज कुछ और वक्त लगेगा। इसके लिए भी मोदी सरकार न सिर्फ देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा रही है, बल्कि वैक्सीन को ज्यादा तादाद में आयात करने का फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश और विदेश की बड़ी कंपनियों ने सरकार को वैक्सीन सप्लाई के आंकड़े दे दिए हैं। इनके मुताबिक भारत बायोटेक और 3 अन्य कंपनियां मिलकर मई में 1 करोड़ 70 लाख, जून में 2.5 करोड़, जुलाई में 6 करोड़, अगस्त में 7.5 करोड़, सितंबर में 7 करोड़ 70 लाख, अक्टूबर में 12 करोड़ 20 लाख, नवंबर में भी 12 करोड़ 20 लाख और दिसंबर में 15.5 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। रूस मई में 60 लाख, जून में 1 करोड़, जुलाई में 2 करोड़ 81 लाख, अगस्त में 1 करोड़ 60 लाख, सितंबर में 1 करोड़ 70 लाख, अक्टूबर में 3 करोड़ 10 लाख, नवंबर में 6.5 करोड़ और दिसंबर में 8.5 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन के डोज सप्लाई करेगा। जायडस कैडिला की वैक्सीन भी जुलाई 2021 के आखिर तक आ जाएगी। कंपनी अगस्त से दिसंबर तक यानी 5 महीनों में 5 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन भी जुलाई 2021 तक बाजार में आ जाएगी। कंपनी अगस्त से लेकर दिसंबर तक यानी 5 महीनों में 50 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। जेन नोवा कंपनी के मुताबिक सितंबर से लेकर दिसंबर तक हर महीने 1 करोड़ यानी 4 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई करेगी। जॉनसन एंड जॉनसन अगस्त से दिसंबर तक हर महीने 5 करोड़ वैक्सीन यानी कुल 25 करोड़ वैक्सीन डोज सप्लाई करेगी। SII सितंबर से दिसंबर यानी 4 महीने के बीच अपनी कोवैक्स वैक्सीन के 10 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। भारत बायोटेक सितंबर से दिसंबर यानी 4 महीने के दौरान अपनी नई इंट्रानेजल यानी नाक के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन के 40 करोड़ डोज सप्लाई करेगी।
इसके अलावा केंद्र सरकार फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी दवा कंपनियों से भी उनकी वैक्सीन के आयात और देश में उत्पादन पर बात कर रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल के मुताबिक सिर्फ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अब स्पुतनिक के अलावा 5 अन्य वैक्सीनों की बदौलत देश से कोरोना को खत्म करने की जंग शुरू होगी। उनके मुताबिक 2021 के अंत तक देश को मिलने वाली 8 वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इतना ही नहीं, गुरुवार को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर तक देश में कुल वैक्सीन के 216 करोड़ डोज तैयार होंगे, जो सिर्फ देश और देशवासियों के लिए होंगे। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते देश के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि कोरोना के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ एक ऐसी संजीवनी तैयार करने का दावा किया है जो न सिर्फ कोरोना मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है, बल्कि महज कुछ दिनों के भीतर मरीज ठीक होकर अपने घर जा सकता है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मुताबिक उसने 2DG नाम की दवा तैयार की है, जिसकी बदौलत कोरोना के संक्रमण का शिकार बने लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। जो एक मैकेनिज्म है वो जो एंटीवायरल होने के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो इस वजह से ये लंग जो डैमेज हो रहा है उस पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी वजह से शायद हमें जो परिणाम मिले वो बहुत अच्छे मिले मरीजों में, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी पेशेंट्स की वो जल्दी खत्म हो गई, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लंग्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है एंटीवायरल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ। सच तो ये है कि डीआरडीओ की 2DG दवा के 10,000 डोज अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे और कोरोना काल में इस नई संजीवनी के आने के बाद न सिर्फ भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि डीआरडीओ के दावे के मुताबिक कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर भी लगाम कसी जा सकेगी। कोरोना पर देश को राहत देने वाली एक बड़ी खबर आई। आज से कोरोना पर वैक्सीन के नए वार की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल मोदी सरकार ने कोरोना को हराने के लिए हर वो जरूरी कदम उठाए जिसके जरिए इस पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके अलावा ये बात WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि भारत में कोरोना का मौजूदा संकट और तीसरी लहर को काबू करने में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। WHO के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट दूसरे देशों में पाए जाने वाले वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है, लेकिन भारत में जो वैक्सीन लग रही है उसके सामने कोरोना का हर वेरिएंट धराशायी होगा। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। देश में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के जरिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हैदराबाद में 14 मई से स्पुतनिक की पहली डोज दी गई। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के मुताबिक भारत में स्पुतनिक की पहली खेप 1 मई को आ गई थी और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक अगले कुछ महीनों में रूस से वैक्सीन की अगली खेप लगातार आएंगी। इसके अलावा स्पुतनिक भारत की दवा कंपनियों के साथ मिलकर देश में इसका उत्पादन भी शुरू करेगी। अभी रूस से स्पुतनिक वैक्सीन आयात करने पर इसके एक डोज की कीमत 948 रुपए होगी। इस पर उपभोक्ताओं को 5% GST भी देनी होगी, यानी कुल मिलाकर स्पुतनिक का एक डोज 995 रुपए 40 पैसे का होगा। कंपनी का कहना है कि जैसे ही देश में स्पुतनिक का उत्पादन शुरू हो जाएगा तो इसकी कीमत कम होने की उम्मीद है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्रिव के मुताबिक स्पुतनिक भारत और रूस की वैक्सीन है। इसका ज्यादातर उत्पादन भारत में होगा। हमें उम्मीद है कि हम भारत में इस साल स्पुतनिक के 850 मिलियन डोज तैयार कर लेंगे। हम जल्द ही स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भी भारत में उतार देंगे। कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है।
दरअसल सरकार ने यह फैसला किया है कि कोविशील्ड को ज्यादा असरदार बनाने के लिए उसके 2 डोज में ज्यादा दिनों का अंतर बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार के मुताबिक उसने ये फैसला एक स्टडी के आधार पर लिया है। स्टडी में पाया गया कि अगर कोविशील्ड की दूसरी खुराक 12 से 16 हफ्ते में ली जाए तो ये 85% तक असरदार होगी, जबकि अभी ये 79% असरदार है। ब्रिटेन में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो कोविशील्ड वैक्सीन पर की गई एक रिसर्च के परिणामों के मुताबिक 3 से 4 महीने में कोविशील्ड के 2 डोज लेने पर उसका प्रभाव बेहतर होता है। इस स्टडी में पाया गया कि भारत में कोविशील्ड अभी 6 से 8 हफ्ते के गैप में दूसरी डोज दी जा रही है, जो 79% तक प्रभावी है। लेकिन जब इसे 12 से 16 हफ्ते के अंतराल में दिया जाएगा तो यह 85% तक असरदार होगी। 4 हफ्ते के अंतराल से कोविशील्ड लगाया जाए तो करीब 69% का वो है वैक्सीन एफिकेसी है, 79% है। और जो इस तरीके से अंतराल बढ़ा दिया जाए तो 85% तक रहता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से कहना चाहूँगा कि टीका लगने के बाद लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की नहीं तो क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा, अगर टीका लगाने के बाद अगर आपको कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत अपनी जांच कराएं। सच तो यह है कि जो लोग कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के सदस्य NK अरोड़ा के मुताबिक कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच गैप बढ़ने से अभी के मुकाबले 6% ज्यादा असरदार होगी। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पहले ही कोविशील्ड की दोनों खुराकें ले ली हैं, उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस गैप को बढ़ाने से एंटीबॉडी में 40 से 50% तक इजाफा होगा। 3 से 4 महीने पर टीका लगाने से उसका प्रभाव, कोविशील्ड का प्रभाव बेहतर होता है। लेकिन कोवैक्सीन के 2 टीकों के बीच में अंतराल जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके शरीर में 3 महीने से लेकर 9 महीने तक एंटीबॉडी रहती है, जबकि टीका लगने के बाद एंटीबॉडी कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस होती है और लंबे वक्त तक रहती है। भारत में कोरोना वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है और वैक्सीन लगने के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की क्या संभावना है? वैक्सीन के डोज के बीच गैप बढ़ाने पर इसका क्या असर होगा? ये सब जानने के लिए एक नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम बना है, जिसकी रिसर्च की रिपोर्ट अगले 4 हफ्ते में आएगी। दरअसल नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, और अगर बीमार पड़ रहे हैं तो उसकी गंभीरता कितनी है। इस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से ये भी पता लगाया जा रहा है कि जिन्हें वैक्सीन की 1 डोज लगी तो बीमारी की गंभीरता क्या है। इसके अलावा 2 डोज लेने के बाद भी बीमारी की गंभीरता कितनी है, और अगर टीका नहीं लगा तो बीमारी की गंभीरता क्या है। जहाँ तक टीका लग जाए तो 6 महीने और 12 महीने के बीच में एंटीबॉडी बनती है। टीका लगने के बाद एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कई गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और वो ज़्यादा लंबे तक रह सकती है। क्या करें? तो उसके लिए जो जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें जिन जिन को वैक्सीन लगी है, जिनको नहीं लगी है और बीमार हो रहे हैं, उनकी बीमारी की गंभीरता का आंकलन किस तरीके से किया जाए, वो हमारे पास सारा आंकड़ा है। और उससे ये पता चल सकेगा कि अगर टीका लगाते हैं, 1 टीका लगाए तो उसके बाद बीमारी की गंभीरता कैसी है, 2 टीके लगाए तो उस समय बीमारी की गंभीरता कैसी है, और अगर टीका नहीं लगाओ तो गंभीरता कैसी रहती है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें अपने देश की जो जनता है उसके बारे में पता चलेगा। सच तो ये है कि ये तमाम कदम कोरोना पर लगाम कसने के लिए उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन की कमी दूर करने के साथ साथ उसे अब रेमडेसिविर का उत्पादन और उसके राज्यों के बीच बंटवारे का काम सुचारू रूप से चल रहा है। जब रेमडेसिविर की मांग बढ़ने लगी तब केंद्र सरकार ने 7 कंपनियों की बैठक बुलाकर कीमतें तय कर दी थी। ये कीमत 3500 रुपए है। रेमडेसिविर की फॉर्मुलेशन के साथ
7 बड़ी कंपनियों के साथ करार किया। इसके अलावा जब महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया कि वहां की कंपनी भी रेमडेसिविर बना सकती है लेकिन इजाजत नहीं मिल रही, तो केंद्र सरकार ने न सिर्फ महाराष्ट्र को दवा के उत्पादन की इजाजत दी बल्कि उनकी पूरी दवा खरीदने की शुरुआत भी कर दी। 10 अप्रैल से पहले सिर्फ 20 प्लांटों पर रेमडेसिविर बन रहा था, जिसमें हर रोज 3.25 लाख वायल बन रहे थे। लेकिन राज्य सरकारों की दवा की कमी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने अब इसका फॉर्मूला शेयर कर इसका उत्पादन बढ़ा दिया है, यानी रेमडेसिविर की कमी भी खत्म कर दी गई है। 10 अप्रैल के बाद अब कुल 57 फैक्ट्रियों में हर रोज 1.07 करोड़ वायल का उत्पादन हो रहा है। केंद्र सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि कोरोना की ये दूसरी लहर कम होने के बावजूद भी इसके उत्पाद को कम नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक रेमडेसिविर के स्टॉक को बचाकर रखा जाएगा ताकि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इस इंजेक्शन की किल्लत ना हो। यानी साफ है कि केंद्र सरकार आने वाले खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत भी देखी गई, लेकिन 20 दिनों में जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की एक मुहिम को जिस तरह से अंजाम दिया गया, वो दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुकी है। 14 मई तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 20 दिन में 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से 7,900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तक पहुंची। 24 अप्रैल से 12 राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस हर रोज 800 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन डिलीवर कर रही है। 14 मई तक महाराष्ट्र को 426 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश को 2,210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भिजवाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश को 408 मीट्रिक टन तो हरियाणा को 1,228 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करवाई गई। तेलंगाना को 308 मीट्रिक टन, राजस्थान को 72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भिजवाई गई। कर्नाटक को 120 मीट्रिक टन और उत्तराखंड को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भिजवाई जा चुकी है। वहीं तमिलनाडु को 80 मीट्रिक टन तो दिल्ली को 2,934 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करवाई गई है। सच तो यह है कि कोरोना काल में चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों ने हर मुश्किल को पार किया है। कोरोना काल के दौर में कुछ ऐसा वक्त भी आया जिसमें बेहिसाब मुश्किलें थी और दूर दूर तक वायरस से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना संजीवनी खोजने के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सच तो यह है कि दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रहा कोरोना वायरस उस रूप में लौटा है जो पहले से कहीं ज्यादा डराने वाला है। यही वजह है कि राज्य जहां सख्ती बरतने को मजबूर है, तो वहीं पीएम मोदी भी लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ अगर कोई सबसे कारगर हथियार है तो वो है आपकी समझदारी, आपका अनुशासन और कोरोना प्रोटोकॉल। और सच भी तो यही है कि आज लोगों को एक बार फिर कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। इजराइल और हमास के बीच जारी तबाही और बर्बादी के 168 घंटे बीत चुके हैं। इस दौरान इजराइल के लड़ाकू जहाज़ों का गाजा के हमास के ठिकानों पर हमलों का सिलसिला रविवार को भी लगातार जारी रहा। इजरायली सेना का दावा है कि उसने गाजा में हमास के एक टॉप कमांडर के घर को निशाना बनाकर उसे जमींदोज कर दिया है। हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़े 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस जंग के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इजराइल हमास में घमासान। 7 दिन से जारी है जंग। हमास कमांडर के घर पर एयर स्ट्राइक। भीषण हुई जंग।
रविवार को भी गाजा में कुछ नहीं बदला। इजराइल और हमास के बीच 7 दिन से जारी जंग बदस्तूर चल रही है। दोनों देशों के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। गाजा शहर में चारों तरफ आसमान से बारूद बरस रहा है। शहर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। हर तरफ चीखों पुकार और दहशत का मंजर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल की सेना कैसे गाजा शहर में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर रही है। इजराइल ने हमास की अंडरग्राउंड मेट्रो कही जाने वाली सुरंगों पर भी बम बरसाए। इजराइल का दावा है कि उसने इस हमले में हमास की सुरंगों का जाल तबाह कर दिया है। ये इजराइल के एक और हमले का वीडियो है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के सबसे टॉप कमांडर ये सिनवार के घर को निशाना बनाया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हमास कमांडर के घर पर एक नहीं बल्कि कई बम गिराए गए। इस हमले में हमास के कमांडर ये सिनवार का घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। ये इजराइल के हमले से तबाह हुई एक इमारत के मलबे से एक जिंदगी को बचाने की जंग की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ राहत कर्मी बर्बाद हुई एक इमारत से एक शख्स को बाहर निकाल रहे हैं। उस शख्स को बाहर निकालने के बाद राहत कर्मी उस इमारत के मलबे में दबे दूसरे लोगों को ढूंढने की जद्दोजहद एक बार फिर शुरू कर देते हैं। ये गाजा शहर के एक दूसरे इलाके की तस्वीरें हैं। इसमें भी तबाह हुई इमारत से राहत कर्मी एक जख्मी शख्स को बाहर निकालने में कामयाब रहे। इसके बाद वो इमारत के मलबे में बुरी तरह से घायल एक दूसरे शख्स को भी काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल की बमबारी में गाजा शहर की कितनी तबाही और बर्बादी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ही गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर बम बरसा रहा है। हमास भी इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये इजराइल के शहर तेल अवीव की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक परिवार हमास के रॉकेट हमले से अपनी जान बचाने की गरज से एक सुरक्षित जगह की तरफ भाग रहा है और इमारत के बाहर लगी आग और फैली बर्बादी को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ अभी अभी हमास का दागा एक रॉकेट आकर गिरा है और इस इलाके में फैली अफरा तफरी उस हमले का नतीजा है। इजराइल के मुताबिक हमास के इस हमले में उनका एक नागरिक भी मारा गया है। एक जंग इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग का दायरा भी बढ़ गया है और इसकी आंच दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलती जा रही है। ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन की तस्वीरें हैं। वेलिंगटन की सड़कों पर गाजा में इजराइल के हमले के खिलाफ एक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फलस्तीन के झंडे और उसकी आजादी के बैनर थे। प्रदर्शनकारी गाजा में इजराइल के हमलों को फौरन रोकने की मांग कर रहे थे। 21st century, this kind of stuff shouldn't be happening. People are being evicted from their homes. These are refugees that are asking to literally return back to their homes. We need the Prime Minister to lead a campaign, a worldwide campaign through UN or through Europe or through anyone else to ask Israel to stop attacking our people immediately. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में भी गाजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे फलस्तीनी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि इजराइल फलस्तीनी लोगों पर हमले करना फौरन बंद करे।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी इजराइल के विरोध में वहां रह रहे फिलिस्तीनी समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन को आजाद कराने की मांग और गाजा में इजरायली हमलों को फौरन बंद करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए वहां से हटाने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी। हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़े 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह हमास और इजराइल एक दूसरे के शहरों को निशाना बना रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि ये जंग अभी और भीषण होगी। जिस तरह फिलिस्तीन ने इजराइल के तेल अवीव समेत दूसरे शहरों को निशाना बना लिया, उससे तनाव बढ़ गया है। लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन के हमलों को बहुत हद तक नाकाम करने में भी कामयाबी हासिल की है। इजराइल ने अपने रक्षा कवच का इस्तेमाल करके अब तक कोई बहुत बड़ा नुकसान खुद को नहीं होने दिया। लेकिन क्या है यह रक्षा कवच? जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग की आग भड़क उठी है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। फिलिस्तीन रॉकेट दाग रहा है तो इजराइल उन रॉकेट को आसमान में ही नेस्तनाबूद कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि इजराइल आसमान में ही इतनी आसानी से रॉकेट को नष्ट कैसे कर रहा है? तो जवाब है आयरन डोम। इजराइल का दावा है कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से उसने 90% मिसाइलों और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। यह वही आयरन डोम है जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। दरअसल इजराइल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। हालांकि इसे विकसित करने में अमेरिका से वित्तीय और कुछ तकनीकी सहायता ली गई है। हाई टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे रॉकेट या मॉर्टर को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। खास बात यह है कि आयरन डोम हर मौसम में काम कर सकता है। आयरन डोम को साल 2011 में इजराइल की सेना में शामिल किया गया। ये रडार के जरिए दुश्मनों की मिसाइलों और रॉकेट को पहचानता है और काफी कम समय में उसे आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देता है। यही वजह है कि फिलिस्तीन की ओर से दागे गए अधिकतर रॉकेट और मिसाइल नाकाम हो गए। आपको दिखाते हैं कि इजराइल का ये रक्षा कवच काम कैसे करता है। आयरन डोम मोबाइल मिसाइल सिस्टम है। इस प्रणाली में कई उपकरण एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमला होने के बाद इसमें लगा रडार पता करता है कि किस दिशा से कौन सा या कैसा रॉकेट या मॉर्टर उसकी तरफ आ रहा है। उसी दौरान वो उसकी स्पीड और रास्ते का आकलन करके जानकारी कंट्रोल सेंटर के पास भेज देता है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर बिना कोई देरी किए इंटरसेप्टर मिसाइल उसकी तरफ छोड़ देता है। लॉन्चर में लगी मिसाइल को कंट्रोल सेंटर या इसके अंदर लगे रडार से लगातार निर्देश मिलते रहते हैं और वो अपने निशाने का पीछा आखिर तक करती है। डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल हमला करने आ रहे रॉकेट या लॉन्चर के करीब जाती है और फट जाती है। लेकिन आयरन डोम का काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद वो रेंज और निशाने पर लिए गए इलाके की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजाने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। दरअसल इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम का मुख्य लक्ष्य मिसाइल को आबादी वाली जगहों से दूर ले जाना होता है ताकि जमीनी स्तर पर कम से कम नुकसान हो। रॉकेट्स के द्वारा इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया जाए, वो उनकी चाल सफल नहीं हो पाई, उनका प्लान सफल नहीं हो पाया और उनके बहुत बड़ी संख्या में रॉकेट हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इस प्रकार उनके वो रिसोर्स बर्बाद हो गए जो उन्होंने इतने सालों से इकट्ठे किए होंगे रॉकेट्स वगैरह, और एक किया था कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, तो आज उनके पास है ही नहीं। और दूसरी बात, उनके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो जो इजराइल अपना एयर स्ट्राइक कर रहा है
वो खुले दिल से कर रहा, उसको कोई रोक टोक नहीं हो रही। उन्होंने हमास के हेडक्वार्टर को, बिल्डिंगों को, जहां पर भी हमास फाइटर थे, उनको चुन चुन के डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद कर दिया। आयरन डोम मोबाइल लॉन्चर एक ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी रेथॉन का कहना है कि इसकी एक यूनिट करीब 155 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक की रक्षा करने में सक्षम है। तो शायद यही वजह है कि इजराइल फिलिस्तीन के हमलों से बच पाने और बड़े नुकसान को टाल पाने में कामयाब हुआ। हालांकि दोनों देशों के बीच जारी टकराव और विकराल हुआ तब शायद आयरन डोम भी फेल हो जाए। लिहाजा इजिप्ट ने शांति बहाल करने के लिए पहल की है और एक दल को इजराइल रवाना किया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द युद्ध के बादल छट जाएंगे।